Hello बच्चों, this is Mohammed Anwar and I welcome you all at Foundation PCM. It's 15th of August evening and first of all I wish you a very happy Independence Day. बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स क्लास 11th के यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकेंड मात्रक तथा मापन पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक कहानी, एक स्टोरी समझते हैं। क्यों समझ रहे हैं? ताकि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में आ सके। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उसको समझते हैं। ये स्टोरी है एक चेस बोर्ड की, ठीक है। एक हमारा शतरंज का एक बोर्ड रखा हुआ है और यहाँ पर दो आपके प्लेयर दिख रहे हैं, एक है हमारा अमित, दूसरा है कृष्णा। और एक और बंदा है कलाम, वो प्लेयर नहीं है, वो एक बस प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब ये है कि बस ये जो कलाम है ये अमित और कृष्णा द्वारा खेले जा रहे गेम को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उससे कुछ सीखेगा और जो भी सीखेगा ये कलाम अपने दोस्तों को बताएगा। क्योंकि कलाम जो है अपने जो दोस्तों के साथ है वो ऑनलाइन है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो सब लोग अपने अपने घर में क्या है, मोबाइल में जुटे हुए हैं, ठीक है। तो कलाम जो भी इस गेम से सीखेगा वो सारी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को देगा, ठीक है ना। कलाम जो है इस गेम के बारे में, यानी चेस बोर्ड का गेम है, ये जो चेस है, ये गेम कैसे खेलते हैं कुछ भी नहीं पता उसको बारे में। इस गेम के बारे में कलाम को कुछ भी नहीं पता है। बस कलाम क्या करेगा, इन दोनों के द्वारा खेले जा रहे गेम को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा और जो सीखेगा वो इंफॉर्मेशन वो आगे कन्वे कर देगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अमित और कृष्णा गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा हम बता देते हैं इस गेम में क्या होने वाला है। इस गेम में होता क्या है कि हर एक प्लेयर के पास में 16 गोटियां होती हैं। उसमें से जो आगे की ये गोटियां हैं, ठीक है, ये आगे की जो गोटियां हैं उनको प्यादे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो पीछे की गोटियां हैं वो हमारी मेन गोटियां होती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर हमारा राजा होता है, यहाँ पर वजीर होता है, यहाँ पर हमारा ऊँट होता है, यहाँ पर ऊँट होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, यहाँ पर घोड़ा होता है। और सबसे नीचे यहाँ पर होता है हमारा हाथी और ऊपर भी क्या होता है, हमारा हाथी होता है। ऐसे ही बिल्कुल उधर होता है, ठीक है। इधर भी 8 हमारे क्या 8 प्यादे रहते हैं। तो ठीक है, कलाम तैयार है गेम को समझने के लिए, ठीक है ना। और ये दो प्लेयर हैं तैयार हैं। तो सबसे पहले मान लो प्लेयर राइट लेफ्ट साइड का जो प्लेयर है अमित, वो चलना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले अपनी ये चाल चलता है, अपने प्यादे को 2 कदम आगे चलता है। तो कलाम ने यहाँ देखा कि अमित ने अपने प्यादे को 2 कदम आगे चलाया। तो ये कलाम को एक इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली कि भाई कि प्यादे को कैसे चलना है। तो कलाम ने देखा कि अमित ने प्यादे को 2 यूनिट आगे चला। तो ये इंफॉर्मेशन कलाम ने तुरंत व्हाट्सएप कर दी अपने फ्रेंड्स को कि भाई ऐसा है कि जो प्यादा जो है वो 2 यूनिट राइट साइड में चला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगला अगला जो अगली जो चाल चलने की थी वो कृष्णा की थी। तो कृष्णा ने क्या किया, अपना जो एक प्यादा था वो भी चला, बट कृष्णा ने अपना प्यादा 1 यूनिट ही आगे चला। तो भाई कलाम ने देखा कि एक और नई इंफॉर्मेशन मिली कि अमित ने अपना प्यादा 2 यूनिट आगे चला था और कृष्णा ने अपना जो प्यादा है वो 1 यूनिट आगे चला है। तो कलाम ने फिर से अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप किया कि भाई ऐसी बात है, अभी जो हमने देखा था प्यादा 2 यूनिट आगे चला था, कि प्यादा जो है 2 यूनिट नहीं 1 यूनिट भी चल सकता आगे, ठीक। तो दूसरी इंफॉर्मेशन कलाम ने ऑब्जर्व की, सीखी और आगे कन्वे कर दी, ठीक है। गेम आगे चलता रहा, गेम आगे चला। कुछ टाइम के बाद देखा कलाम ने कि अमित ने जो है अपना जो हाथी था, ठीक है ना, या अपना जो ऊँट था, यहाँ पर ये राजा है, ठीक है, ये राजा है हमारा और ये ऊँट है, ठीक है ना। तो जो ऊँट है वो तिरछा तिरछा चला, जो ऊँट था वो इस तरह से डायगनली इस तरह से आगे चला। ये गेम का जस्ट पार्ट है, इसके थ्रू हम कुछ समझाना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखा जो हमारा ऊँट था वो तिरछा तिरछा चलता है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन कलाम को मिली। तो कलाम ने फिर से एक नया मैसेज किया अपने फ्रेंड्स को कि भाई देखो हमने एक और चीज़ बात देखी कि इस गेम में कि जो ऊँट होता है वो प्यादे की तरह सीधा सीधा नहीं चलता है, वो क्या करता है, वो तिरछा तिरछा चलता है, डायगनली चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा कि उसके बाद यहाँ पर घोड़ा था। तो भाई जब अमित ने अपना घोड़ा चला था अपने दांव में, तो देखा था कि घोड़ा जो है एक स्टेप जंप कर जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई प्यादा भी हो
तब भी घोड़ा उसको एक स्टेप जंप कर जाता है, और घोड़ा जो चलता है वो 2.5 कदम चलता है, 1 कदम 2 कदम, या तो नीचे मुड़ जाता है या ऊपर मुड़ जाता है। तो देखा कि ये भाई इधर आ गया। तो यहाँ भी एक नई इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये जो गोटी है, अगर वो गोटी हमारी घोड़ा है, ठीक है, तो घोड़ा जो है 2.5 कदम चलता है, यानी कि 2 कदम आगे चलेगा और फिर 1 कदम जो है राइट या लेफ्ट में मिल जाएगा, तो इसको 2.5 कदम बोलते हैं टोटल, ठीक है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कलाम इस गेम से गेन करता रहा, सीखता रहा और आगे कन्वे करता रहा, ठीक है। आगे फिलहाल इसमें एक वजीर है, तो वजीर की भी चाल जब चली थी अमित ने, तो वजीर में देखा था कि भाई वजीर किसी भी डायरेक्शन में मतलब आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर वाले डायगोनल इधर भी डायगोनली जा सकता है, इधर भी डायगोनली जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। सबसे मेन गोटी जो है वो वजीर ही होती है। और राजा को भी देखा कि राजा भी हर दिशा में जा सकता है, मगर राजा पे एक कंडीशन थी कि राजा बस एक एक यूनिट ही चल सकता है आगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कलाम जो है इन दोनों के गेम से देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा और आगे कन्वे करता रहा, ठीक है। ये सारी चीजें ये कंप्लीट करता रहा, ठीक है। अब एक सिचुएशन गेम में ऐसी आती है कि जो अमित का जो प्यादा था वो इस पोजीशन पे था, और जो कृष्णा का प्यादा पहुंचा वो इस पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है। ऐसा हुआ। और फिर अगला जो टर्न आया वो अमित का आया, तो अमित ने देखा कि भाई अमित ने अपना जो है ये प्यादा इधर चल दिया, इसको बीट कर दिया, कृष्णा के प्यादे को क्या बीट कर दिया। तो भाई कलाम ने देखा कि ये तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, अभी तो देखा था कि जो प्यादा है वो राइट साइड में, इसका प्यादा राइट साइड में 2 कदम आगे चला था, कृष्णा का प्यादा लेफ्ट साइड में 1 कदम आगे चला था। तो कलाम को लगा था कि शायद ये जो प्यादा है वो आगे या पीछे ही चल सकता है, ठीक है ना। इसका प्यादा केवल आगे चलेगा, इसका प्यादा इधर की ओर चलता रहेगा। तो भाई कलाम ने तुरंत फिर से अपने फ्रेंड्स को जो है मैसेज किया कि भाई देखो एक नई बात और पता लगी है। वो ये पता लगी है कि जो प्यादा होता है वो तिरछा तिरछा भी चलता है, जैसे ऊंट चला था। तो कलाम के फ्रेंड्स ने कहा कि भाई अभी तो आपने लिखा था कि प्यादा तो सीधे चलता है, वो तो तिरछा तिरछा वाला तो ऊंट चलता है। तो कलाम ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, कि चलता तो सीधा ही है, बट जब प्यादा किसी दूसरे गोटी को पीटता है तो वो तिरछा तिरछा पीटता है, तिरछा तिरछा चलता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस बार कलाम ने अपनी जो पहली बात कही थी, यानी पहली बार जो स्टेटमेंट दिया था प्यादे के बारे में, वो स्टेटमेंट अधूरा था, क्योंकि उस वक्त कलाम को आगे की बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि प्यादा ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। तो कलाम ने क्या किया, अपने पहले दिए हुए स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर दिया, यानी करेक्शन कर दिया, ठीक है ना, संशोधन कर दिया कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब प्यादा होगा वो 1 यूनिट भी चल सकता है, 2 यूनिट भी चल सकता है, यानी 1 कदम भी चल सकता है, 2 कदम भी चल सकता है, और साथ साथ जब किसी दूसरे की गोटी को पीटेगा तो वो तिरछा तिरछा पीटेगा, ठीक है ना, सीधा सीधा चल के नहीं पीट सकता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गेम होता गया, गेम ओवर हो गया, कौन जीता इससे कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा यह था कि कलाम जो है इससे बहुत सारी चीजें सीख गया। कलाम ने क्या क्या सीखा होगा इससे, कलाम ने इससे ये सीखा होगा कि ये प्यादे जो हैं ये आगे वाली जो गोटियां हैं वो प्यादे होते हैं, पीछे वाली जो गोटियां हैं उनको मेन गोटियां होती हैं, उनमें उनके नाम क्या होते हैं, उनके नाम कुछ ऐसा था, ये राजा था, ये वजीर था, ये हमारा ऊँट था, ये भी ऊँट था, ये हमारा घोड़ा था, ये घोड़ा था, उसके बाद ये हाथी था, ये हाथी था। फिर उसके बाद कलाम ने ये भी सीखा था कि कौन सी जो गोटी है वो किस तरह से चलती है, ठीक है। जैसे जो है हमारी जो प्यादा होता है वो या तो 1 यूनिट या 2 यूनिट आगे चलता है, ठीक है ना, जब वो बीट करता है तो डायगोनली बीट करता है, ठीक है ना। उसके बाद बताया कि भाई जो हमारा ऊँट होता है वो डायगोनली चलता है, ठीक है ना, डायगोनली चलता है, ऐसे चलेगा या इस तरह से डायगोनली चलेगा। उसके बाद बताया गया थी जो हमारा घोड़ा है, जो घोड़ा है वो 2.5 कदम आगे चलता है, ठीक है ना, 1 कदम 2 कदम, फिर या तो ऊपर चला जाता है या नीचे नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि जो हाथी होता है, हाथी जो था वो किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरा पूरा चलता जाएगा, या इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा पूरा कहीं भी जा सकता है, नीचे तक जा सकता है, ठीक है ना। वजीर है, वजीर किसी भी दिशा में, मतलब कि आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और ऊपर भी नीचे भी डायगोनली भी किसी भी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि मेन जो है हमारा जो इस चेस बोर्ड की पूरी गोटी होती है वो मेन मेन जो होती है वो हमारी वजीर ही होता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलाम ने गेन कर ली, और गेन की सीखी, और वही इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से यहां तक अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर दी या कन्वे कर दी मैसेज के थ्रू, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, कलाम क्या पूरा गेम सीख गया? ये जो पूरा गेम हुआ है, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ कलाम कब ये पूरा गेम सीख जाएगा पूरी तरह से? पूरी तरह से का मतलब है
पूरी तरह से का मतलब ये नहीं है कि कलाम ने ऑब्जर्व किया, गेम को सीखा, बेसिक तो जान ही गया ना कि कौन सी गोटी का क्या नाम है और कौन सी गोटी कैसे चलती है। ये बात नहीं कर रहे हैं। पूरे गेम सीखने का मतलब ये है कि जब भी गेम शुरू हो, ठीक है, तो कलाम कौन सी गोटी पहले चले, ताकि सर्टेनिटी से, यानी कि निश्चितता से ये कह दे कि सामने वाले को हम हरा देंगे। ठीक है ना। ये कलाम तो कभी भी नहीं कह सकता। समय दर समय ये कलाम कलाम जो बंदा है, ये सीखता जाएगा गेम को, सीख सीख के ये इसमें महारत हासिल कर लेगा। ठीक है ना। ये अच्छा प्लेयर बन जाएगा, एक सबसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी बन जाएगा। फिर भी ये खेलते समय सामने वाले से ये नहीं कह सकता कि हम तुम्हें गारंटी 100% हरा देंगे, ये कभी नहीं कह सकता। ठीक है ना। अच्छा, तो भाई इस स्टोरी का क्या मोरल है, हमने क्यों बताई ये स्टोरी? ठीक है ना। ये क्यों हमने स्टोरी बताई है? ये स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि भाई ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिसको समझने के लिए हमने बताया था। ठीक है। तो ये जो चेस बोर्ड है, वैसे तो ये इंडोर गेम है, बट हमारे चैप्टर में ये चेस बोर्ड कुछ और नहीं है। ये चेस बोर्ड बिल्कुल एक फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत की तरह कार्य करना है। भौतिक जगत, भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यानी जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उस दुनिया की ये पूरी वो दुनिया है। सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें मतलब सारी भौतिक घटनाएं इसमें हो रही हैं। जैसे दिन हो रहा है, रात हो रही है, मौसम बदल रहा है, ठीक है ना, पेड़ों से फल गिर रहे हैं, बरसात हो रही है, ठीक है ना, गर्मी हो रही है, जाड़े हो रहे हैं। तो ये सारी क्या है? ये सारे हमारे भौतिक जगत में होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है ना। भौतिक भौतिक जगत यानी प्रकृति है, इसको नेचर भी हम लोग बोल सकते हैं, प्रकृति, नेचर। ठीक है ना। और इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो वेल डिफाइंड है। मतलब कि भौतिक जगत में होने वाली सभी घटनाएं किसी न किसी नियम के अकॉर्डिंग हो रही हैं, किसी न किसी नियम के अकॉर्डिंग हो रही हैं, और उन नियम को पहले से ही किसी ने बना रखा है। ठीक है ना। नियम बन नहीं ना, पहले से ही नियम तय हैं कि भाई जब पेड़ से फल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है ना। दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। ठीक है ना। फिर जाड़े के बाद क्या होगा? गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी। ये चलता रहेगा, ये कभी, ये घटनाक्रम जो है कभी भी बदलता नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है ना। तो जिस तरह से इस गेम के कुछ रूल हैं, वो रूल क्या हैं? जो भी कलाम ने सीखे थे, वो रूल ये थे भाई, प्यादा 2 कदम या 1 कदम आगे, पीटेगा तो तिरछा तिरछा। ठीक है ना। जो हमारा ऊंट होगा वो तिरछा तिरछा चलेगा, घोड़ा होगा 2.5 कदम चलेगा। ठीक है ना। वजीर किसी भी डायरेक्शन में, राजा किसी भी डायरेक्शन में, बट एक एक यूनिट। तो इसी तरह से भौतिक जगत यानी उस दुनिया में होने वाली घटनाएं, घटनाएं भी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी नियम से होती हैं। और उस नियम को बनाने वाला कौन है? यानी इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो किसकी पावर से हो रही हैं? आप बोल सकते हो भाई, आप बोल सकते हो कि भाई गॉड, अब उनको गॉड बोल सकते हो कि गॉड की वजह से हो रही है, उन्होंने सारे नियम बनाए हैं, उनके वजह से हो रही है सारी चीज। ठीक है। जिस तरह से कि इस चेस बोर्ड को बनाने वाले डेवलपर ने इसके रूल बनाए, उसी तरह से इस भौतिक जगत का निर्माण करने वाले ने, ठीक है ना, इसमें होने वाली घटनाओं के रूल बनाए। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो कलाम है, कलाम जिस तरह से इस गेम को देखकर, कलाम को इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर कलाम ने इस गेम को देखा, दोनों प्लेयर की चालें देखी और सीखता गया, काफी कुछ जान गया। ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये चेस बोर्ड ना होकर भौतिक जगत है, तो बताओ भौतिक जगत को कौन बारीकी से देखता है और कौन हमें समझाता है कि भौतिक जगत में घटनाएं जो हो रही हैं वो इन नियमों के अनुसार हो रही हैं? आपको पूरी तरह से पता है। जिस तरह से यहाँ पर कलाम इस गेम को देखकर, ऑब्जर्व करके, इंफॉर्मेशन गेन करके, कुछ सीख कर आगे इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, उसी तरह से भौतिक जगत को देखने वाला कौन है? वो साइंटिस्ट है हमारे। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, इस दुनिया में होने वाली बहुत सारी जो घटनाएं हैं, उनको बहुत ही बारीकी से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। सोचते हैं, मंथन करते हैं, फिर फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई ये जो घटना है वो इस वजह से हो रही है, उसकी वजह दे देते हैं। वो जो वजह होती है, उसका जो कारण होता है, वो कारण ही नियम बन जाता है। तो एक हिसाब से जो कलाम यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करके आगे भेज रहा था, उसी तरह से साइंटिस्ट फिजिकल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन गेन करके नियम बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। ठीक है, लॉज, नियम बनाते हैं। अब वो नियम की इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? दुनिया वालों को, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पीपुल्स को देते हैं। जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग मतलब हम ही लोग हैं।
ठीक है ना, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं और भी आम लोग, तो वो साइंटिस्ट की बात को मानते हैं कि भाई साइंटिस्ट ने जो है इस दुनिया को, इस भौतिक जगत को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और समझ कर कुछ बातें हमें बताई हैं और वो बातें सच हैं। ठीक है ना, वो बातें क्या हैं, वो बातें लॉज हैं, वो नियम हैं। ठीक है ना, उन नियम के अकॉर्डिंग ही कि इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इस नियम के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। ठीक है ना, जो भी होगा वो इसी हिसाब से होगा। मगर आपको पता होगा जब कभी भी कोई साइंटिस्ट जो है अपना लॉ देता है, ठीक है, तो वो कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है समय के साथ, कुछ टाइम के बाद वो गलत हो जाता है। गलत का मतलब पूरी तरह से नहीं, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से कलाम ने सबसे पहले इस प्यादे की चाल को देखा था और इतना बता दिया था अपने दोस्तों को कि भाई प्यादा क्या है, या तो 1 यूनिट आगे चलता है या 2 यूनिट आगे चलता है, मगर बाद में देखा कि प्यादा जब पीटता है तो डायगनली काटता है इस तरह से। तो उसी वक्त कलाम ने अपने स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करेक्ट किया था, अपने दोस्तों को बताया था कि भाई ऐसी बात नहीं, पूरी बात बताना भूल गए थे या पूरी बात उस टाइम पे हम जान नहीं पाए। पूरी बात यह है कि भाई प्यादा जो चलता है वो सीधा सीधा चलता है और मगर जब पीटता है तो तिरछा तिरछा पीटता है। उसी तरह से साइंटिस्ट जब कोई लॉ देता है अपना, तो उस वक्त उसको उस घटना की पूरी बारीकी नहीं पता होती है। ठीक है ना, तो अपना लॉ तो दे देता है, मगर कुछ समय के बाद जब कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है या यही साइंटिस्ट खूब अच्छे से रिसर्च करता है तो पाता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, फिर उस गलती को सुधार देता है। ठीक है ना, तो लॉज में करेक्शन भी होते रहते हैं समय के साथ साथ। आपने देखा होगा, आपने आपने देखा होगा कि भाई जो हमारी ध्वनि की चाल होती है, सबसे पहले न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ध्वनि की चाल का माध्यम में, v बराबर अंडर रूट पी बाई डी, जिससे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल निकालें हम, ठीक है ना, वायु में, तो न्यूटन के हिसाब से 280 मीटर पर सेकंड आई थी, जबकि हमको पता है कि इतनी नहीं होती है। ठीक है ना, ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में करीबन 330 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद न्यूटन को पता हो गया था कि एक्चुअली गलत है, बट लॉ दे चुके हैं तो उसको रिटर्न नहीं किया उस बात को। ठीक है, उसके बाद लाप्लास आते हैं और लाप्लास ने न्यूटन के नियम में कुछ करेक्शन कर दिया। ठीक है ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और अब जो कैलकुलेट करके आंसर निकाला वो आंसर आया 332 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि की चाल, जो बिल्कुल सही आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन ने भी नियम दिया था, लाप्लास ने भी नियम दिया था, मगर न्यूटन का नियम जो है क्या हुआ, गलत हो गया, और लाप्लास ने उसी न्यूटन के नियम में कुछ करेक्शन कर दिया। जिस तरह से यहां पर कलाम ने किया था अपनी बात में करेक्शन, उसी तरह से न्यूटन के नियम में लाप्लास ने क्या किया, संशोधन कर दिया। उस संशोधन की वजह से जो स्पीड आई ध्वनि की, ठीक, जो ध्वनि की चाल माध्यम में आई वो सही आ गई। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो फिजिक्स में यानी इस भौतिक जगत में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को समझाने के लिए साइंटिस्ट कुछ नियम देते हैं। ठीक है ना, जिस टाइम पे नियम देते हैं उनको लगता है कि वो नियम सही है, मगर कुछ टाइम के बाद जब पता लगता है कि जब एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है तो वो साइंटिस्ट का जो लॉ होता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद उसी टाइम पे जो नया साइंटिस्ट होता है, ठीक है, वो कुछ करेक्शन कर देता है पिछले लॉ में और उसको सही कर देता है। तो ये जो है इस भौतिक जगत में या फिजिक्स में चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की थी कलाम कब इस गेम को पूरा सीख जाएगा, तो हमने देखा था कि कभी भी कलाम इस गेम को पूरा नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि गेम में जब भी गेम शुरू होता है एक प्लेयर अपनी गोटी चलता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगला प्लेयर अगली गोटी चलता है, उसके हिसाब से अगला ये प्लेयर फिर से अपनी गोटी चलता है। तो हर एक मोमेंट पे, हर एक मूव पे, हर एक चाल पे गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी अमित की या कृष्णा की बदलती रहती है। यानी हर एक मोमेंट पे, हर एक क्षण पे क्या अनिश्चितता है। तो कोई भी प्लेयर गारंटी से ये नहीं कहेगा कि हम ही जीतेंगे या हम ही जीतेंगे। यहाँ बात कलाम की हो रही थी, तो कलाम भी कभी भी ये नहीं कह सकता, चाहे जितना अच्छा खिलाड़ी हो जाए, ये गारंटी से नहीं कह सकता कि अगर हम ये गोटी पहले चलेंगे तो हम जीत जाएंगे। उसी तरह से इस भौतिक जगत में होने वाली सभी घटनाओं को साइंटिस्ट नहीं समझा सकते। ठीक है ना, सारी घटनाओं को साइंटिस्ट नहीं समझा, चाहे जितने इन्वेंशन हो जाए, चाहे जितनी रिसर्च हो जाए, चाहे जितने आविष्कार हो जाए, चाहे जितनी दुनिया डेवलप हो जाए, मगर सारी घटनाओं को साइंटिस्ट एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसे आपसे पूछा जाए बताओ मरने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली बट ये नहीं जानते। क्यों? साइंस नहीं बता सकती कि जो है इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है। ठीक है ना,
ठीक है ना, या गॉड क्या है, इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्ट हैं जो अभी भी क्या है, अननोन है। तो याद रखना, ये भौतिकी है, यानी संसार में होने वाली जो घटनाएं हैं उसमें बहुत सारे राज छुपे हैं, कुछ एक्सप्लोर हुए हैं और कुछ अभी भी छुपे हैं, ठीक है ना। और समय के साथ आगे भी ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था, हमें चैप्टर में पढ़ना था मात्रक तथा मापन, ठीक है। तो हमने ये क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा था कि जो हमारा भौतिक जगत है उसमें बहुत सारी हमारी जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं, उन भौतिक घटनाओं को समय समय पर साइंटिस्ट नियमों द्वारा हमें बताते रहते हैं, ठीक है। तो उन नियमों को लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना, या तो हम समीकरणों का सहारा लेते हैं या सूत्रों का सहारा लेते हैं। देखो जैसे ध्वनि की चाल न्यूटन ने ये बताई, ठीक है ना, लाप्लास ने ये बताई, तो एक सूत्र ही तो लिखा है, ये एक समीकरण ही तो है। तो जो यानी भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए साइंटिस्ट अपने लॉ, नियम देते हैं। तो उन नियमों को या तो हम समीकरणों द्वारा या सूत्रों द्वारा यानी फॉर्मूलाज द्वारा हम लोग लिखते हैं। बट उन फॉर्मूलाज में हम किस चीज को लिखते हैं, ये वी क्या है, ये पी क्या है, ये डी क्या है, ये गामा क्या है, ये सब चीज क्या है। तो बच्चों ये जो सारी चीजें दिख रही हैं आपको, वी पी डी, ये सब कुछ टर्म दिख रहे हैं, ये टर्म जो हैं, ये पद हैं, इनको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां, ठीक है ना। भौतिक राशियों की मदद से ही हम लोग समीकरण बना पाते हैं या नियम को लिख पाते हैं सूत्रों के रूप में या समीकरणों के रूप में, ठीक है। तो इस चैप्टर की इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने इस एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश की कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें भौतिक राशियां स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली भौतिक राशियां क्या होती हैं, थोड़ा हम लोग इस चीज़ को थोड़ा रिकैप करें। तो भौतिक राशियां किसी भी भौतिक जगत में होने वाली कोई भी घटना को जब कोई साइंटिस्ट नियम द्वारा समझाता है, तो वो नियम या तो समीकरण द्वारा या किसी सूत्र द्वारा लिखता है। तो उस सूत्र का निर्माण किस चीज से होता है, उस सूत्र का निर्माण हमारा भौतिक राशि से होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब हम लोग इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे भौतिक राशि और उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिए भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम समझते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशियां। अभी तक हमने भौतिक राशियों की इंपॉर्टेंस समझी, भौतिक राशियों का क्या महत्व है। अब हम लोग भौतिक राशियों की प्रॉपर परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने इसमें लिख रखा है कि वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके तथा जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान दें कि ये इसमें दो टर्म आ रहे हैं, प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। इसका क्या मतलब है। तो बच्चों जो प्रत्यक्ष मापन है, प्रत्यक्ष मापन का मतलब ये है कि ऐसी कोई राशि जिसको मापने के लिए वैज्ञानिकों ने यंत्र बना रखे हैं, मशीनें बना रखी हैं। यानी उस राशि को अगर मापना है, आप यंत्र उठाओ और उसको माप लो। तो अगर ऐसा मापन है जो यंत्र द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे मापन को हम लोग प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। और कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम लोग किसी यंत्र द्वारा नहीं माप सकते, मगर उनको मापने के लिए या उनको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके बना रखे हैं, ऐसी विधियां डेवलप कर रखी हैं जिनकी मदद से हम उस भौतिक राशि को माप तो नहीं सकते यंत्र द्वारा, मगर उसको ज्ञात जरूर कर सकते हैं। तो जिन भौतिक राशियों को हम लोग किसी ना किसी यंत्र से माप सकें, तो ऐसे मापन को हम लोग प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट बोलेंगे। और ऐसी कुछ राशियां जिनको हम लोग यंत्र द्वारा ना माप सकें, जबकि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए विधियों या बनाए गए कुछ तरीकों द्वारा कैलकुलेट कर सकें, ज्ञात कर सकें, सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकें, समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकें, तो ऐसे मापन को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष मापन बोलेंगे। मापन है ये भी मगर अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इसको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है, मगर ज्ञात करने के तरीके जरूर हैं। और उसके बाद लिखा है हमने जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं यानी फिजिकल फिनोमिनास को क्या किया जा सके, नियमों के रूप में समझाया जा सके तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अच्छा, ये भौतिक घटनाएं क्या होती हैं। हमने अभी देखा कि भौतिक जगत में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बताया था पृथ्वी पर दिन और रात होना, पृथ्वी पर मौसम बदलना, ठीक है, आकाश में बिजली का चमकना, ठीक है, और पेड़ों पेड़ों से क्या फलों का गिरना, या कोई और भी चीज हो ऊपर से अगर छोड़ी जाए तो वो पृथ्वी पर गिर जाती है या पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने की कोशिश करती है। ये सारी क्या है, ये सारी भौतिक घटना है। अगर इन भौतिक घटनाओं को हम लोग नियमों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं और जिस
जिस वजह से या जिस चीज की मदद से हम लोग इस भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, वही सारी राशियां ही क्या होंगी, भौतिक राशियां होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो कैसे नियम आया होगा हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले न्यूटन ने देखा होगा कि पेड़ से कोई फल गिरता है जमीन पर, तो उन्होंने सोचा होगा कि फल जमीन पर ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई पृथ्वी जरूर किसी न किसी इस पर, इस जो फल नीचे गिरा है इस पर पृथ्वी ने बल लगाया होगा, जिसकी वजह से फल जो है पृथ्वी पर गिर गया। तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचे होंगे कि एक उन्होंने बाद में जो हमें नियम दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है ना। तो ये देखो, ये किस तरह की भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये फल का गिरना, यानी पृथ्वी पर लगे हुए पेड़ में जो फल लगा है वो अगर पृथ्वी पर गिर रहा है, तो इस भौतिक घटना को समझाने के लिए न्यूटन ने अपना नियम दिया। और इस नियम में न्यूटन ने किस चीज का यूज किया है, देख लो आप, यहाँ पर द्रव्यमान है, यानी पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और उन पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी r है, और ये क्या है, f उन पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखो न्यूटन ने इस भौतिक जगत में होने वाली जो घटना थी, यानी फल का गिरना, इसको समझाया किसकी मदद से, नियम की मदद से। इस नियम का नाम क्या रखा, इस नियम का नाम रखा, क्या रखा गया, अपने नाम पे रख लिया, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और इस नियम को समीकरण द्वारा व्यक्त कर रहे हैं ये, ठीक है ना, समझा पा रहे हैं। और इस समीकरण में किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, ये द्रव्यमान का उपयोग कर रहे हैं, दूरी का उपयोग कर रहे हैं, बल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, द्रव्यमान, दूरी और बल, ये सब हमारी भौतिक राशियां हैं। ठीक है। ये जी क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये न्यूटन ने अपनी मेहनत से ज्ञात किया होगा, मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके बाद कुछ नतीजे पे पहुंचे होंगे कि यहाँ पर जो नियतांक आना चाहिए वो जी का मान इतना होना चाहिए। ठीक है ना। जी के मान पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक भौतिक घटना को व्यक्त कर पा रहा है नियम के रूप में। तो द्रव्यमान किस तरह का मापन है, हम जानते हैं द्रव्यमान को हम लोग माप सकते हैं बैलेंस से, भौतिक तुला से, ठीक है ना, माप सकते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान क्या हो गया, प्रत्यक्ष मापन के थ्रू ज्ञात किया जा सकता है। दूरी भी हम लोग पैमाने से माप सकते हैं, बड़ी दूरी है तो हम लोग मीटर से माप सकते हैं। अगर छोटी दूरी है, प्रिसाइज लेवल पे हमें बारीकी से मापना है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं, यंत्र बन चुके हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया। तो यहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग माप पा रहे हैं यंत्र द्वारा, दूरी को हम लोग माप पा रहे हैं यंत्र द्वारा। ये तो नियतांक है, इसको मापने की जरूरत नहीं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बल को नहीं माप सकते, मगर देखो ये एक्सप्रेशन जो दिया है ये बल निकालने का ही तो है। अगर हमें द्रव्यमान दोनों पिंडों का पता हो गया, उनके बीच की दूरी पता हो गई, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे और हम लोग बल निकाल लेंगे। तो देखो, बल का जो मापन है वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष मापन है, जबकि द्रव्यमान और दूरी का जो मापन है वो प्रत्यक्ष मापन है। तो आई होप कि आप भौतिक राशियों की परिभाषा को समझे होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मापन पर कुछ और चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से मापन, यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यक्ष रूप से मापन का मतलब क्या होता है। हमने बताया था कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए वैज्ञानिकों ने उनके यंत्र बना रखे हैं। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि जब किसी भौतिक राशि को किसी यंत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जा सके, तब यह मापन प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। और ऐसी कुछ हमने भौतिक राशियां भी एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिख रखी हैं, जिनको मापने के लिए यंत्र बने हैं, और उन भौतिक राशियों को मापने के यंत्र भी हमने सामने लिख रखे हैं। जैसे पहली भौतिक राशि हमने लिखी है द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान को तौलने के, मापने के, मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला हमारा ये लिखा हमने बीम बैलेंस। बीम बैलेंस एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी तराजू है, जिससे हम लोग क्या द्रव्यमान को मापते हैं। और दूसरा हमारा है डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस क्या है, एक अच्छे लेवल का बैलेंस है, जिसमें हम लोग को बांट नहीं रखने होते, सीधे सीधे क्या रखना पड़ता है, जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसके पैन में हम लोग रख देते हैं द्रव्यमान को, और उसके स्क्रीन पर द्रव्यमान की वैल्यू आ जाती है कि भाई ये इतने किलोग्राम है, इतने ग्राम है और इतने मिलीग्राम है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हमने भौतिक राशि ली है लंबाई यानी लेंथ। तो इस लंबाई यानी ये भौतिक राशि को मेजर करने का भी कुछ ना कुछ मात्रक है, जिसका नाम क्या है, मीटर स्केल यानी मीटर पैमाना। अगर लंबाई ज्यादा है तो हम लोग मीटर स्केल का यूज करते हैं, मगर अगर लंबाई काफी कम है, छोटी लंबाई, बहुत एक्यूरेटली मापना है, ठीक है ना, बहुत यथार्थ रूप से मापना है,
तो उसके लिए हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरी भौतिक राशि है समय। समय को मापने के लिए भी यंत्र बने हैं। हम सब लोग जानते हैं कि क्लॉक या डिजिटल क्लॉक बोल सकते हैं। दूसरा है क्या, एटॉमिक क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक मतलब हम लोग जो आमतौर से यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमें बहुत एक्यूरेटली यानी रिसर्च पर्पज से यूज नहीं करते डिजिटल क्लॉक को। अगर हमें टाइम को बहुत ही एक्यूरेटली यानी बिना किसी एरर के यथार्थ रूप से मापना है, ठीक है ना, किसी रिसर्च पर्पज से, तो हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं समय को मापने के लिए। उसी तरह से हमने चौथी भौतिक राशि लिख रखी है जिसका नाम है ताप, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मापने के लिए भी यंत्र बन चुका है जिसका नाम क्या है, ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है ना। ग्लास थर्मोमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है और हमारी लैब में भी इसका यूज किया जाता है ताप को ज्ञात करने के लिए। और आखिरी में हमने लिख रखा है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट बन रखा है जिसका नाम है हमारा एम्पियर मीटर। उसको शॉर्ट में हम लोग क्या, एमीटर बोलते हैं। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष मापन क्या होता है और प्रत्यक्ष मापन के कुछ न कुछ उदाहरण देखे कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनको मापा जा सकता है उनके यंत्रों द्वारा, और करस्पॉन्डिंग उनके यंत्र भी हम लोगों ने देखे। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मापन का क्या मतलब है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मापन का क्या मतलब है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है। तो देखते हैं, जब किसी भौतिक राशि को यंत्र द्वारा ना मापा जा सके बल्कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा स्थापित किए गए नियमों अथवा सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सके, तब यह मापन क्या कहलाता है, हमारा अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, मगर उसको ज्ञात जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा हम इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो इस दुनिया में ये पूछा जाए कितने लोग हैं, इस वक्त कितने लोग हैं, ठीक है ना, तो हमारे सामने जो डेटा आता है वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इस दुनिया में इतने बिलियन लोग हैं, ठीक है, मान लिया गया कि इस दुनिया में 2 बिलियन लोग हैं, तो क्या वाकई में 2 बिलियन होंगे? नहीं। जब हो सकता है जब ये न्यूज़ हमें सुनाई जा रही हो कुछ लोग उस वक्त मर रहे हों, कुछ नए पैदा हो रहे हों, तो ये रेट बहुत जल्दी बदल रहा है, यानी कि कोई इंसान जितने हैं दुनिया में वो फिक्स नहीं है, वो कुछ खत्म भी हो रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं, तो ये डेटा पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं है, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है। यानी जो भी हमें चीज पता लग रही है वो एक औसत मान पता लग रहा है कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना। ठीक है। ऐसे एक और चीज है, जो हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, परमाणु मॉडल का संशोधन होते हुए आज जो हम लोग मॉडर्न में यानी मॉडर्न फिजिक्स में जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है, ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मगर ये चक्कर लगाना सही था बोर के मॉडल तक। ठीक है। उसके बाद जो हमारी मॉडर्न थ्योरी आती है यानी श्रोडिंगर इक्वेशन, ये बात भले आपको अभी पता नहीं लग रही हो, मगर आगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये बात आपको अच्छे से पता लग जाएगी। तो अब की थ्योरी के अनुसार यानी जो सबसे नई थ्योरी है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परमाणु के अंदर एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता। तो तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए प्रायिकता का यूज करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हम लोग ये कहेंगे कि इस जगह पर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है। यानी इसको भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है। और भी कुछ राशियां हैं, जैसे मान लो हम लोग किसी पिंड की गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सभी को पता होगा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा को भी हम डायरेक्टली नहीं मेजर करते कि इंस्ट्रूमेंट लगाया गतिज ऊर्जा मेजर कर ली, ऐसा नहीं होता। तो पिंड की गतिज ऊर्जा को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, यानी मापते नहीं है, हम लोग ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले द्वारा, क्योंकि इसका फॉर्मूला बना रखा है। द्रव्यमान को ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना था, द्रव्यमान को सीधे सीधे क्या बैलेंस पे नाप लिया था हमने, मगर गतिज ऊर्जा को निकालने का सूत्र बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, नॉन मेजरेबल है, माप नहीं सकते हो, तो इसलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। अच्छा, गतिज ऊर्जा के एक्सप्रेशन में व्यंजक में क्या क्या आ रहा है, यहाँ लिखा है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ तो एक कांस्टेंट है, नंबर है। एम क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान, किसी पिंड का, यानी कोई पिंड क्या है, ये कोई द्रव्यमान एम मास का एक पिंड है जो कि वी स्पीड से चल रहा है।
तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता है, जो कि क्या है, गतिज ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उस गतिज ऊर्जा का जो एक्सप्रेशन है k बराबर हाफ mv², जहां m क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान। हम लोग आराम से माप सकते हैं द्रव्यमान। हमने देखा कि द्रव्यमान क्या है, एक मेजरेबल यानी कि मापी जा सकती है ऐसी क्वांटिटी है, यानी इसका जो मापन है वो प्रत्यक्ष रूप से मापन इसका किया जा सकता है। और यहाँ क्या स्पीड है, स्पीड को भी हम लोग माप सकते हैं, मगर अगर मान लो स्पीड को नहीं माप पा रहे हैं, ठीक है, तो ज्ञात तो कर ही सकते हैं कि कितने कितने समय में कितनी दूरी चला, ठीक है ना। और उन दोनों चीजों को रख देंगे जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो हमारी गतिज ऊर्जा इस पिंड की निकल जाएगी। तो देखो ये जो मापन है हमारा क्या है, ये हमारा अप्रत्यक्ष मापन है। क्यों? क्योंकि हम लोग गतिज ऊर्जा को किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को किसी यंत्र द्वारा नहीं माप रहे, बल्कि क्या है, इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है, बल्कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा स्थापित किए गए नियमों अथवा सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सके, तब यह मापन क्या कहलाता है, क्या हमारा अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। ऐसे और भी कई सारी क्वांटिटीज हैं, यानी और कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, जिनको हम लोग सूत्र द्वारा ही निकालेंगे, उसको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं बनाया। मगर हाँ, ये जरूर होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा, उसमें कुछ ऐसी भौतिक राशियां होंगी जिनको मापा जा सकता है। जैसे कि गतिज ऊर्जा के एक्सप्रेशन में द्रव्यमान को यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, अप्रत्यक्ष मापन, ठीक है। इसको आप नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब बच्चों, इस लेक्चर के अंत में हम लोग देखते हैं एक खास बात, कि हमारे जीवन में विभिन्न भौतिक घटनाएं तो नहीं कहना चाहिए, विभिन्न घटनाएं कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे हमारी खुशी हो गई, दुख हो गया, आत्मविश्वास हो गया, घृणा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में घटित तो होती हैं, मगर इनका कोई पैमाना नहीं बना हुआ है कि हम इसको माप लें कि हम आज कितने खुश हैं, वो कितना दुखी है, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है, या हम किसी से कितनी नफरत करते हैं, ठीक है। इनको आप ना तो प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो। तो ये राशियां तो हैं, तो मगर ये भौतिक राशियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इनको प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, मगर इस संसार में इनका भी वजूद है। ये माइंड के अंदर चलती है इंसान के, तो इसीलिए इसको किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नहीं मापा जा सकता, और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इन राशियों को मापने का कोई सूत्र या मेथड डेवलप किया है, ठीक है ना। कि आपने फॉर्मूले में रखा, आपको पता लग गया कि हम इतने खुश हैं या आज इतने दुखी हैं, या हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि एग्जाम हम लोग क्या क्वालिफाई कर देंगे, या हम सामने वाले से इतनी घृणा करते हैं। तो इन सारी राशियों को हम लोग माप नहीं सकते किसी भी तरह से, ठीक है। क्वांटिटेटिवली हम माप नहीं सकते। भावात्मक तो जान सकते हैं कि वो दुखी है, ये खुशी है, इसको खुशी हो रही है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है और ये इससे नफरत करता है, मगर इनको माप नहीं सकते हैं। तो ये हमारी जो राशियां हैं, ये भौतिक राशियां नहीं हैं, क्योंकि ये नॉन मेजरेबल हैं। दीज क्वांटिटीज आर नॉन मेजरेबल या नॉट मेजरेबल। माप नहीं सकते हो, इसलिए ये राशियां क्या हैं, ये राशियां भौतिक राशियां नहीं है। तो आई होप कि आज आपको क्लियर हुआ होगा कि भौतिक राशियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, भौतिक राशियां क्या होती हैं। उसमें हमने देखा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है, उसको अलग अलग हमने देखा। कुछ भौतिक राशियों को मापने के यंत्र भी देखे, और कुछ भौतिक राशियों को मापने के तरीके भी देखे, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मापन था। और अंत में हमने देखा कि इस भौतिक जगत में हमारे माइंड में या हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे खुशी, दुख, आत्मविश्वास, घृणा, और भी, जिनको आप लोग ना तो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो ऐसी राशियां हमारी राशियां तो हैं, बट ये भौतिक राशियां नहीं हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल in order to promote us.